कल केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। फूलों से इसको लेकर केदारनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टोकन से प्रति घंटे 1400 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। लाइन में 15 मिनट पहले लगना होगा। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और अब कल सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और टोकन से प्रति घंटे 1400 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। हालांकि दर्शन के लिए लाइन में 15 मिनट पहले लगना होगा। गढ़वाल हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों में बसा केदारनाथ मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद कल श्रद्धालुओं के लिए अपने दरवाजे फिर से खोलने वाला है, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से बनी लड़ियों से सजाया गया है। बता दें, ये मंदिर सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है जो चार धाम यात्रा का हिस्सा है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,968 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। यात्री टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही दर्शन कर पाएंगे। हमारे सहयोगी हरीश खनेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। क्या तैयारियां हैं और भक्तों में कितनी धूम देखने को मिल रही है? शिवाली, देखिए बहुत ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर है और जिस तरह से जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगभग यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये माना जाए कि बहुत ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर है, श्रद्धालुओं के अंदर है। देश के तमाम कोने कोने से लोग भगवान के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। अब बारी है भगवान केदारनाथ की, यानी कि बाबा केदारनाथ के कल कपाट खुलने हैं। ठीक सुबह 6:15 पर कपाट खोले जाएंगे और जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंदिर प्रांगण को पूरी तरह से सजाया गया है और जो दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए स्वागत यहाँ पर करने की तैयारी है। और इसके साथ ही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंच सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है और इसके साथ साथ ही जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं रुद्रप्रयाग जनपद की अगर बात करें तो चाहे वो एसएसपी हो चाहे डीएम हो, सभी ने यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रियों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसका बेहद ख्याल रखा जा रहा है शिवानी। और साथ ही साथ अगर हम कपाट बंद होने की बात करें, क्योंकि ये कपाट खोले जाने और बंद होने की जो तिथि है वो शिवरात्रि के दिन तय होती है। ओमकारेश्वर में इसका दिन निकाला जाता है, पंचांग देकर के इसका दिन निकाला जाता है। तो अब ये माने कि जो कल यानी कि शुक्रवार को 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं। ठीक 6:15 पर कपाट खुलेंगे और 23 अक्टूबर की बात करें, यानी कि इस साल की 23 अक्टूबर को 8:30 पर कपाट बंद होने की जो समय है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। हरीश, और तो अब भीड़ की बात कल आप कर रहे थे, बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए, चारधाम यात्रा के लिए आने वाले हैं। हरीश, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है 21 लाख के पार हो चुका है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं? टोकन की सुविधा की हम बात सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अब लोगों को लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। टोकन के जरिए ही यहाँ पर लोग अपने दर्शन कर सकेंगे, भगवान केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और जो टोकन होगा लगभग यहाँ पे 1400 के आसपास जो टोकन है वो बटेंगे और लोग अपने इन टोकनों को लेकर के लाइन में लगेंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे। इसके साथ ही सभी जो तैयारियां हैं वो लगभग हो चुकी हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की भी नजर है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा आईटीबी की अगर बात करें तो आईटीबी की एक टुकड़ी भी यहाँ पर मदद ले रहे हैं सरकार, ताकि भीड़ जैसी चीजें ना हो और लोगों को तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और वहीं उत्तराखंड में अब मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, बारिश के भी आसार हैं और ऐसे में भक्तों को चारधाम यात्रा में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए रेन शेल्टर जैसी व्यवस्थाएं भी की गई है। हरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित सूर्या ड्रोन ट्रैक का समापन हो गया। टेक के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसलिए हमारा प्रयास है कि युवा न केवल ड्रोन विशेषज्ञ बने बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करें।
ये ड्रोन का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से ये हमारे जो भारत के अंदर आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उस दिशा में भारत की जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति का एक साक्षात उदाहरण है यहाँ पर। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने यहाँ पर डेमो देखे, बहुत सारे के द्वारा किए गए यहाँ पर प्रदर्शन देखे, अंदर जो बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, वो निश्चित रूप से आज ड्रोन हमारा रक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी क्षेत्रों में आज ड्रोन की उपयोगिता बहुत अहम हो गई है। वहीं जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एसपी ने जानकारी दी कि संगम ब्रिज के समीप टोकन काउंटर लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्षों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर में दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे तक लग जाते थे, लेकिन इस बार दर्शन के लिए अधिकतम 1 घंटे की समयावधि सुनिश्चित की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए एक डाइवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यात्रा की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, शायद फिजिकल मीटिंग इस तरीके की आखिरी होती है। इसमें पुलिस की तरफ से डाइवर्जन प्लान जो है डिस्कस किया गया। जो हमारा इस बार का प्लान रहेगा, जो लगभग 3-4 महीने पहले हमने मुखीमठ और मुक्तागाछी चंद्रवांशी से बातचीत करके डिस्कस करके फाइनल किया था, जिसमें बांसवाड़ा हमारा मेन पॉइंट रहेगा। बांसवाड़ा से हम यात्री वाहन जो है वो बसुकेदार क्षेत्र से हम उसको नमगोंडी तिराहे से मुक्तागाछी की तरफ भेजेंगे, और जो वापसी आने वाला यात्री वाहन है वो कालीमठ तिराहे से लेके कालीमठ क्षेत्र से मुखीमठ एरिया में और फिंगी बेट से पुल की तरफ। बात अब कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की। देहरादून में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी पहुंचे। मंच से संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी के लिए बिगुल फूंका गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। करण माहरा ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं में दखल अंदाजी, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग और दलित आदिवासी अधिकारों पर हमले का आरोप लगाया। वहीं सचिन पायलट ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा संविधान के विरुद्ध है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है और लोग भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार केंद्रीय एजेंसी का लगातार दुरुपयोग कर रही है। तो तमाम बड़े आरोप कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में बीजेपी पर लगाए गए। साथ ही 2027 के लिए शंखनाद किया गया। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है, और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है, हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल ने करी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के अंदर हर राज्य में आयोजित करने का काम करे और देश के लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार जो है संविधान को कुचलने का काम कर रही है, संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। इसलिए आज संविधान बचाओ के तौर पर जो है यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस राजधानी देहरादून में सभा का आयोजन किया गया।
वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित सड़क सुरक्षा गोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा का दायरा केवल यातायात नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन जागरूकता, सामूहिक जिम्मेदारी और नागरिकों के जिम्मेदार व्यवहार से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वो सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन का रूप दें, जिससे आमजन में नियमों के प्रति स्वाभाविक अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित हो। बात अब मौसम की कर लेते हैं। प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आज से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में साथ ही बर्फबारी की भी उम्मीद जताई जा रही है। विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड में जो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे अनेक स्थानों तक में भी हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है 1 और 2 तारीख को। इसी तरह से 3, 4, 5 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावनाएँ हैं। इसमें जो चेतावनी की बात करें, आज जो है उत्तराखंड के जो मैंने जनपद बताए पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और जो है तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस परिवार के बच्चों को नई सौगात दी। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली परिसर में नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क का एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने उद्घाटन किया। रुड़की एसएसपी के अथक प्रयासों से चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया गया है। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि पार्क में खेलने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। साथ ही एसएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की खेलों के प्रति जो पहल है, उसको आगे बढ़ाने का काम भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा पार्क एक यहाँ पर डेवलप किया गया है, जिसमें जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चे यहाँ पर प्रॉपर्ली खेल सकेंगे, और एक ऐसा प्लेग्राउंड यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है जिस पर कई तरीके के कार्यक्रम भी यहाँ पर इनके स्तर पर किए जाते रहेंगे। मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ और मैं सभी हमारे, क्योंकि थाना क्षेत्र में कई बार हम लोग अपने कार्य की व्यवस्था के कारण इस तरीके के अभिनव पहल को कई बार पीछे छोड़ देते हैं, तो मैं आह्वान करता हूँ कि अन्य लोग भी इससे प्रोत्साहित होंगे। वहीं उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है। देहरादून के अर्नव पांडे ने इंटरमीडिएट में 99% नंबर लाकर टॉप किया है। अर्नव पांडे उत्तराखंड शासन में सचिव पंकज पांडे के बेटे हैं और देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते हैं। अर्नव की कामयाबी पर उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ अर्नव भी बेहद खुश है और इसका श्रेय अपने माता पिता को दे रहे हैं। मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और कोई भी चीज़ आपको अगर हासिल करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और डट के उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, है ना। अगर आप उस चीज़ को ही बार बार अच्छे से मेहनत करेंगे, उस चीज़ में ही फोकस करेंगे, तो आप हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने साल भर यही किया था, मतलब फ्री टाइम भी मेरा था। उस टाइम पे मैं अपना कीबोर्ड बजाता था, पियानो बजाता था, दोस्तों से बातें करता था, बट मेरा पढ़ने का टाइम बिल्कुल अलग था। उस टाइम मैं अपना फ़ोन साइड में रख के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। तो ऐसे ही मैंने इनका जब 12th का एग्ज़ाम चल रहा था, उसी दौरान इनका UCLA में कंफर्मेशन आ गया था एडमिशन का। UCLA में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनको कंप्यूटर साइंस में वहाँ एडमिशन मिला है, जो कि नंबर 1 पब्लिक यूनिवर्सिटी है US की, और कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी रैंक में आती है। तो हम लोग लकी हैं कि इनको एक अच्छा कॉलेज भी मिला है, जो इनकी चॉइस थी। ये चाह रहे थे कैलिफोर्निया जाना, और भविष्य में ये क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स के बाद। तो एक अच्छा इनको ऑप्शन मिला है, एक स्टार्ट अच्छा मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ये इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे और अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, और हम लोग का सभी का नाम, उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे।
वहीं रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने सुशासन कैंप का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग कैंप में नक्शे संबंधित अपनी समस्याएं लेकर आए। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि 111 आवासीय नक्शे पेंडिंग पड़े थे, जिसमें कैंप के माध्यम से 86 आवासीय नक्शे को पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जिन लोगों के आवासीय नक्शे पेंडिंग पड़े हैं वो लोग अपने दस्तावेजों के आधार पर कैंप में पहुंचेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट जरूरी है, जिसको लेकर विभाग लगातार कार्य कर रहा है। द्वारा 111 हमारे मैप्स पेंडिंग थे आवासीय, जिसमें से हम 86 ऑलमोस्ट पास कर चुके हैं। 10 से 12 हम लोगों ने नए नक्शे भी यहाँ पास कर दिए। तो ये फास्ट पेस पे काम हुआ। ये ऐसा नहीं है कि हमने अभी 2 घंटे में काम कर दिया है। इसमें हम 4 दिन से लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, जो हमारी पेंडेंसी उसे क्लियर करे जा रहे हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं जो तहसील से लगते हैं या आर्किटेक्ट को जवाब देना होता है, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ रहते हैं या नगर निगम के इश्यूज़ रहते हैं, तो हम उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो सके। वहीं पौड़ी में अब मांस की सभी दुकानों पर मांस विक्रेता का नाम, दुकान का प्रकार और रेट लिस्ट लगानी होगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने मांस विक्रेताओं को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के भीतर सभी दुकानों पर मांस विक्रेता का नाम, दुकान का प्रकार और रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि तय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले दुकानदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में मांस विक्रेताओं की दुकान पर कायदे कानून को ताक पर रखकर मांस की बिक्री की जा रही है। दुकान के अंदर ही मुर्गी मछली काटे जा रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पर नगर पालिका को अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। पौड़ी में हमारी लगभग 25 या 26 दुकानें मांस विक्रय की हैं। यहाँ पर मांस का विक्रय किया जाता है और ज़्यादातर यहाँ पर मछली, मुर्गा और बकरे का ही विक्रय है। हमारे संज्ञान में ये आया था कि कुछ भावनाएं भी आहत हो रही हैं। कुछ रेट लिस्ट और गंदगी सफाई का कंट्रोल तो हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हलाल और झटका और दुकानदारों के नाम थे, इस विषय पर भी बाज़ार में कुछ प्रतिनिधि मंडलों द्वारा इसमें आपत्ति की गई थी। उसको देखते हुए इसका सर्वे करा गया और वास्तव में सत्यता पाई है। और जितने भी हमारे मांस विक्रेता वाले दुकानदार हैं, सबको हमारे द्वारा नोटिस जारी दिए गए हैं कि 7 दिन के भीतर वो ये व्यवस्थाएं पूर्ण करें, अन्यथा उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई जाएगी। और यदि निरंतरता रहती है ऐसी अनियमितताओं की, तो दुकान सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में चंद्रशेखर चौक पर हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर चिपकाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द उन आतंकियों को ढूंढकर मौत की सजा दी जाए। मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ। आज हमने सड़क पर पाकिस्तानी झंडे लगाकर उसका पूरा विरोध किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। जो हमारे बेकसूर लोगों को मारा है पाकिस्तान ने, एक कायराना हरकत की है, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर है। हमने थूका भी है, चप्पल जूते भी बजाए हैं। लोगों में पूरा आक्रोश है। सरकार से लोग गुजारिश यही है कि जल्दी पाकिस्तान का इलाज करे, जल्दी अपनी सेना भेजे और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। श्रीनगर गढ़वाल LUCC के पीड़ित उपभोक्ताओं ने कीर्तिनगर मोटर पुल पर प्रदर्शन किया। महिलाओं के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जमा राशि की वापसी की मांग उठाई गई। कीर्तिनगर तहसील की ओर से शांतिपूर्ण रैली की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पुल पर ही रोक दिया। इस पर महिलाएं 1.5 घंटे तक पुल पर धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कीर्तिनगर तहसीलदार के मौके पर पहुंचने के बाद महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद आंदोलन खत्म किया गया। न्याय नहीं होगा, मान सम्मान नहीं होगा, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तो फिर आप इस वहीं रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में ई-ट्रैक्टर और ई-टीलर की प्रदर्शनी को दिखाया गया। वहीं डेमो प्रदर्शन के दौरान दुर्गापुर के वैज्ञानिक ने बताया कि देश भर में चल रहे रोड शो का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका उद्देश्य किसानों को स्वच्छ, ऊर्जा कुशल और पर्वतीय क्षेत्र के अनुकूल मशीनीकरण समाधान उपलब्ध कराना है। ये पहल भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो नवाचार और स्थिरता के माध्यम से कृषि को बदलने पर केंद्रित है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने ई-ट्रैक्टर और ई-टीलर जैसी नवाचार पर्वतीय कृषि के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है।
जो ई ट्रैक्टर और ई टिलर दिया है, ये अपने ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो इसका एक जो एडवांटेजेस है ना, जो खूबियाँ हैं, वो एक तो ये है कि ये कम प्रदूषण फैलाता है, और ये जो वुमेन है, औरतें हैं, वो भी आसानी से चला सकते हैं। और तीसरा है इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, और ये क्या बोलते हैं, कम खर्चे से, मतलब एनर्जी कम लेता है। तो इससे क्या है कि किसान का आमदनी बढ़ने के ये ई ट्रैक्टर जो किया गया है, स्मॉल फार्मर्स जो है ना, जिनका 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, उनकी ये बहुत अच्छी मशीन है। ये आप देखते हैं कि आजकल जैसे आप देखेंगे, सरकार भी कहती है कि हम लोग को डीजल इंजन्स कम करने हैं। तो एक ई ट्रैक्टर्स में क्या है कि आप सोलर पावर से चार्जिंग कर सकते हैं, इससे किसानों को पैसा बचेगा, और इसकी जो पैसा है, जो इसका प्राइस है, वो आप 3 से 4 साल में उसका किसान को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार्जिंग आप ई चार्जिंग है, इसमें कोई डीजल नहीं देना है, और ये स्मॉल फार्मर की है। इसमें एक और बेनिफिट क्या है कि ये ई व्हीकल की वजह से सरकार इस पर सब्सिडी 60% तक देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ और सब्सिडीज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ और। तो ये मोटा आप देखेंगे तो ये 3-3.5 लाख रुपए में किसान के पास आ जाएगा, और स्मॉल फार्मर्स की ये काफ़ी अच्छी मशीन है। इसके संग आप एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, रोटावेटर, कल्टीवेटर अटैच कर सकते हैं, और आपके जो भी बागबानी किसान हैं उनको भी फ़ायदा होगा इससे। इस संस्थान का धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ पे सबको इनवाइट किया है। हम सहारनपुर से आए हैं और ये एक अच्छी पहल है। देखो, जैसा जी अभी बाबा जी ने बताया था, आने वाला टाइम तो इसी का ही है। बिल्कुल निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डीजल पेट्रोल का भी उतना भी स्टोर भी नहीं है, और देखा जाए तो पोल्यूशन के देखते हुए ये ठीक नहीं है। मतलब तो आने वाला टाइम तो इसी का है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, ये जो आविष्कार है अभी और थोड़ा सा बड़े लेवल पे इसका इनोवेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे किसान के लिए बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा के तक के लिए ठीक है, जो बड़ा काश्तकार है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के ताशीपुर गांव में बेटे ने अपनी मां की धारदार हथियार से गर्दन काट दी। गंभीर रूप से घायल महिला को सिविल अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गृह कलेश के चलते बेटे ने यह खौफनाक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी मां से रुपए मांग रहा था। रुपए नहीं दिए गए तो बेटे ने धारदार हथियार से अपनी मां का गला काट दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर मिलते ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए जनतंत्र टीवी।